तो हम लोग जो है आज की क्लास में पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 3। उसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि समझ रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में पहुंच गए हम लोग उदाहरण 10 में। हमको दो समीकरण दिए हुए हैं x + 2y - 4 = 0 और दिया है इसका जस्ट डबल 2x + 4y - ये भी डबल होना था लेकिन ये क्या है कर्व है = 0। ठीक है, तो अभी हम निकाल लेते हैं जरा a1/a2 1/2 दिख रहा है सामने 1/2 b1/b2 क्या है 2/4 मतलब 1/2। तो इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि हल कब होता है जब a1/a2 नॉट बराबर हो नॉट इक्वल टू b1/b2, लेकिन यहाँ तो बराबर है तो इसका कोई हल नहीं होगा। इतना सिद्ध हो गया कि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा या अनंत हल, मतलब एक हल प्रतिच्छेद नहीं करेगी इतना कन्फर्म हो। अब आगे देखने के लिए हमको c1 क्या देखना पड़ेगा c2। c1 कितना है -4, c2 कितना है -12 1/3 ऋण धन हो जाएगा 1/3 नॉट इक्वल टू c1/c3। ये किसकी कंडीशन होती है समांतर रेखाओं की, मतलब रेल की पटरियों जैसे है ये कभी भी एक दूसरे को नहीं कटेंगे। आप समझ गए, इस तरह से पता चल जाता है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली 3.3 में। ये पहला समीकरण प्रश्नावली 3.3 का हमको प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। x + y = 14 और x - y = 4। तो जैसे आपने उदाहरण में लिखा वैसे ही बढ़िया समीकरण बना लीजिए। फिर ऐसा लिखिए समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा x = 4 + y मिल जाएगा आपको। ठीक है, मिल गया ना। इसको समीकरण आप बना लीजिए 3। फिर ऐसा कहिए समीकरण 3 से x का मान क्या है, x का मान कोष्ठक में लिख दीजिए 4 + y कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। ऐसा नहीं कि इसी से तुम अगर बनाए हो ना x = 4 + y तो 2 ही में नहीं रख देना, दूसरे समीकरण में रखना पड़ेगा। वो क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि x और y की वैल्यू अगर दोनों कट रही है तो दोनों को वैल्यू कॉमन होते हैं, मतलब x और y के निर्देश हम दोनों को संतुष्ट करते हैं। वो अपन देखते हैं आगे कैसे एक में रखने पर। तो x + y = 14, तो x का वैल्यू क्या रख दिए 4 + y। पहले अच्छा कोष्ठक में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, प्लस y जस का तस रहेगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना नहीं है। कोष्ठक ओपन कर लेंगे हम लोग 4 + y = 14। शायद ये उदाहरण भी था यही वाला, है ना। ये हो जाएगा 2y, यही तो था उदाहरण है 14 - 4 से आएगा 10 2y, y की वैल्यू हो जाएगी 5 और y की वैल्यू 5 यहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। ये उदाहरण अभी तो था, आ गया आंसर। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया s - t = 3 और s/3। ये s पढ़ें इसको, ये s है 5 ना पढ़ें + t/2 = 6। आप अच्छे से लिखें, कभी गलती हो सकती है। ठीक है, तो अब s का वैल्यू जो इजी हो उससे निकाल सकते हैं। इससे निकल आएगा s = 3t + निकल आया, ये हमारा समीकरण बन जाएगा 3। अब इस s की वैल्यू इधर पे रख देंगे इस समीकरण में, क्योंकि अगर कटन बिंदु है मतलब कटन बिंदु घनिष्ठ है तो जो s की वैल्यू इधर है वही s की वैल्यू इधर भी होगी। वो वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग s, जहाँ पे दोनों बिंदु कटेंगे। s की जगह रख दिया 3 + t/3 + t/2 = 6। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब इसको देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये सिंपल है। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसका गुणा कर दो यहाँ पे, इसका गुणा कर दो यहाँ पे, इन दोनों कर दो आपस में गुणा। अगर ये कट नहीं रहे हैं एक दूसरे से तो 2 और 3 तो कटेंगे ही नहीं, सिंपल आ जाएगा 2 × 3 = 6। 2 का गुणा इस पूरे से, तो एक बार अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करके लिखो 3t + 1 और यहाँ t × 3 बराबर है 6 लिखा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या ट्रिक थी। ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक, अब 2 का गुणा कर दो यहाँ पे 2 × 3 = 6 धन 2t। हाँ, ये क्या करना, इसका गुणा इस बस में नहीं कर देना, दोनों में होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा है ना, मतलब दोनों में गुणा करना है। ये ऑब्लिक 6 आ गया यहाँ पे 2 × 3 = 6 करके। अब यहाँ पे प्लस 3 में t का गुणा हो तो 3t आ जाएगा बटे 6
बराबर 6। ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए, 6 को उधर भेज दीजिए, 6 + 5 ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, मतलब 4 4 जुड़ेगा और अचार अचार जुड़ते हैं। 6 का गुणा होगा, यहाँ भाग होगा, 6 4 36 हो जाएगा, 36 50 है, 5 to 36 - 6, 36 6 30, 5 टी का वैल्यू आएगा 5 6 30 6। टी की वैल्यू आ गई, तो टी की वैल्यू आ गई तो एस की वैल्यू भी आ जाएगी यहीं से, 3 + 6 9 आ गई वैल्यू। तो देखो अब ये एक्चुअली कुछ नहीं है, देखो वही है, 9 में एस में से टी घटा दे तो 3 आता है, मतलब क्या है 9 में से 6 घटाते हैं तो 3 आता है। इसका एक और उत्तर हो सकता था, 10 में से 7 घटा दे तो भी 3 आता है, लेकिन वो बिंदु ये इसको तो संतुष्ट करता है, इसको संतुष्ट नहीं करता। कैसे देखें, s/3 मतलब 9/3 कितना हुआ 3 आएगा, 9/3 आप करिएगा तो इतना आएगा, जोड़ दीजिए t/2, टी का आधा क्या है 6, 6/2 मतलब 3, योग कितना होना चाहिए 6। तो ये भी शर्त आ गई, 3 9 3 6, और ये शर्त भी आ गई, 9 में से 6 गए 3। तो वो जो बिंदु थे एस और टी के ऐसे वैल्यू हमको निकालने थे जो इधर भी संतुष्ट करें और इसको भी सेटिस्फाई करें, दोनों कंडीशन को। मतलब ये समझ लो एक मम्मी है और एक जो पापा है, तो बच्चे को इसकी भी बात माने और इसकी भी बात माने। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 लाना है तो चलो हमने ऐसा करके ला दिए, ये आ गया सब 3, ऐसे में नहीं मानेंगे। इधर चेक करो 10/3 है ना, और 7/2, तो ये तो 6 आएगा ही इसका वैल्यू, इसमें जबकि आ रहा है। तो ये है समीकरण को हल करने की विधि। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 3x - 4 = 3, 9x - 3y = 9, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ऐसा लिख सकते हो आप, ये वाला 3 ला के y = मतलब नेक्स्ट लाइन हो गई 3 - ये ऐसा लिख सकते हो। अब देखो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ही आ रही है, y = 3x, ये इधर जाके ये इधर आएगा, ठीक है ना, 3x - 3, y को हम इधर ले गए और 3 को यहाँ ले आए, तो y को इधर ले गए तो ये प्लस हो गया, और 3x इधर आया तो -3x हो गया, मतलब 3x का ही नहीं गए, जस का तस रहा, ये वाला 3 यहाँ आएगा तो -3 आ जाएगा, ये आ गया, और -y इधर तो उधर जाके +y हो गया, ठीक है ना। तो y की वैल्यू रख दो यहाँ, बिल्कुल सरल है, सिंपल, 9x 3 3 9 बराबर 9, तो ये तो कटा ही गया, ठीक है ना, और 9 9 0 बराबर 0 हो गया, 1 बराबर 1, ये कथन सत्य था। इसका मतलब ये था कि जो आपका ये सवाल था संपाती है, क्योंकि देखो a1/a2 बराबर था b1/b2 के, आप ऐसे ही देख लिया करो, 3/9 मतलब 1/3, और -1/-3 तो माइनस कट के 1/3, ये भी बराबर हो गया b1/a2, और c1/c2 भी बराबर था 3/9, 3/9 बराबर था ना c1/c2। तो ये कैसे क्या हल मिला इसका, संपाती रहेंगे, दोनों एक जैसे ही चलेगा, मतलब दोनों समीकरण एक ही हैं, उनको अलग ही नहीं कोई कर पा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा मम्मी कौन है पापा कौन है, एक ही चल रहा है, लड़का भी सब मिले हुए तीनों, जैसे भगवान के केस में होता है, वही उनके माता है, वही उनके पिता है, और वही खुद है, सब एक सब संपाती चलता है, इनफाइनाइट। ठीक है, अब चौथा सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल था एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, सवाल था 2x + √3y = 0, दूसरा सवाल था √3x - 8y = 0। तो देखो अगर इसमें अचर नहीं है ना, इसका मतलब है दोनों मूल बिंदु से जा रहे हैं, पहले ही समझ जाओ, x = 0 आएगा और y = 0 आएगा। अब इसको हल कर लिए जरा सा हमने, 3x = √8y, मतलब पक्षांतर कर दिया हमने इसका यहाँ पर, और x का वैल्यू अकेले बचा के √3 को इधर भेजा तो 8/3y हो गया, ठीक, समीकरण मिल गया। अब x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, ये ध्यान रखो, अगर जिससे तुमने समीकरण x का मान निकाला उसी में नहीं रख देना, उससे अलग समीकरण में रखना, इसी में रखोगे तो ये 0 हो जाएगा कट कटा के। अब x = यहाँ रख दिया हमने समीकरण 1 में, ये लिख दिया करो भाई, समीकरण 1 से √2 ये आया y, अब यहाँ इधर भी y इधर भी y है ना, तो ये y कॉमन आ गया यहाँ पे, = 0, तो 0 अपान कुछ भी रहेगा, ऋणी करणी सब 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 0।
अभी समीकरण में y की वैल्यू इसी में रख दो, y की वैल्यू 0 रख दो। अगर 0 में किसी अरणी करनी 8 3 का 4 5 का कुछ का भी गुणा होगा आएगा उत्तर 0, तो x की वैल्यू भी आ गई 0। सॉल्व हो गया है। छठवां सवाल, फर्स्ट का छठवां सवाल। ऐसे दो समीकरण दिए, परिमेय रूप में समीकरण दिए, लिख लो बहुत आराम से। ये समीकरण 1 समीकरण 2, इनको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जरा सा सॉल्व कर कैसे करेंगे, जरा सा सॉल्व करने के लिए 3 में 3 का गुणा करेंगे, फिर ये गुणा और चिन्ह यदि ऋण है तो ऋण आएगा। 5y ऐसा गुणा होगा इसका 2, और इन दोनों का आपस में ये कब करना है ऐसा तीजा गुणा, जब इसके जो हर है वो आपस में कटे नहीं तो कभी भी करने लग गए। इक्वल टू -2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 दिया 9x, 5 दूनी 10y बराबर 3 दूनी 6 बराबर -2। 6 को भी उधर भेज दो। सिंपल इक्वेशन बन के 9 - 10y = 6 दूनी -12। आ गया समीकरण सीधे रूप में, ये नहीं आ गया। अब इसमें क्या किया, 9y मतलब इसका गुणा यहाँ किया, इसका गुणा यहाँ किया, और इन दोनों का गुणा करके 3 दूनी 6 जितना भी यहाँ उसका गुणा यहाँ कर दिया, ये आ गया -1। इसी तरह यही नियम यहाँ भी अपना, तो यहाँ कितना आएगा, सीधे लिखो 2x, फिर साइन जो भी है इसका इधर करो कितना 3y, इन दोनों का आपस में करो 6 का गुणा इससे करो, तो 13/6 में 6 का गुणा हो तो उत्तर कितना आएगा 13। 13/6 तो लिखा ही है, 6 का गुणा यहाँ होगा, ये कट जाएगा। तो ये अब दोनों सरल इक्वेशन बन गए, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अपना सॉल्व हुआ। अब जो है अपन आगे की वीडियो में अपन देखेंगे कि आगे के जो दूसरे और तीसरे सवाल है वो कैसे हल करना है। 3.2 में।